नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म विद्याजट पर स्वागत है। जैसे कि हम आप लोगों के लिए जैसे आगामी जो भी एग्ज़ाम है, यूपी पीसीएस, आरओ का मेंस है, बिहार पीसीएस का है, यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज़ शुरू किए थे। तो इसमें 2 लेक्चर हो चुके हैं, आज ये आपका तीसरा लेक्चर है। तो इसके पहले जो लेक्चर है वो भी गवर्नर जनरल और वायसराय से रिलेटेड है। तो उसमें हम कल आप लोगों को क्रोनोलॉजी समझा दिए थे कि किस टाइम पे कौन से गवर्नर जनरल आए थे। तो आज इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ लेंगे कि किस गवर्नर जनरल के बाद टाइम पे कौन सा काम हुआ था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कल का थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं। ये जैसे 1757 से 17 प्लासी के बाद 1757 में क्या हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ। उसके बाद ये गवर्नर बंगाल में एक गवर्नर बनाए गए। तो 1757 से 1774 तक का टाइम इसको कहते हैं गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बंगाल। इसके बाद 1774 से 1833 का टाइम इसको कहते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और इसके बाद 1833 का एक्ट था, उससे लेके 1857 के स्वतंत्रता क्रांति तक, 1857 का जो क्रांति था, ये पीरियड कहलाता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और ये है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसके बाद 1858 से 1947 तक का टाइम ये कहलाता है वायसराय ऑफ इंडिया। अब इसमें देखते हैं पहले कौन थे। पहले आपके गवर्नर ऑफ बंगाल क्लाइव थे और लास्ट वाले कौन थे, लास्ट वाले वारेन हेस्टिंग। फिर यही वारेन हेस्टिंग अब इसके पहले बन जाएंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जो ये पोस्ट है इसके पहला कौन होगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यही जो लास्ट वाले हैं ये इसके पहले बन जाएंगे। तो वारेन हेस्टिंग इसके पहले हो गए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और इसके लास्ट कौन है, बेंटिक। बेंटिक लास्ट हो गए, इसके बाद इसके पहले बेंटिक हो जाएंगे और इसके लास्ट है कैनी। इसके बाद हो जाएगा वायसराय, फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया कौन हो जाएगा, कैनी। और इसके लास्ट कौन होंगे, लास्ट विदेशी जो होंगे वो माउंटबेटन। लेकिन लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे, सी राजगोपालाचारी या फर्स्ट इंडियन कौन थे, राजगोपालाचारी। तो कल आपको जो लेक्चर लिए थे उसका ये एक मोटा रिवीजन हो गया। और ये थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस टाइम पीरियड में कौन कौन से मेन गवर्नर या गवर्नर जनरल रहे हैं। जैसे इस बीच में 1757 से लेकर 1774 तक का ये वेरेलेस, कर्टियर, वाराणसी, ये सब मेन गवर्नर जनरल रहे हैं। तो इसके बीच में अब इस 74 से 1833 के बीच में कार्नवालिस जी हैं, लॉर्ड हेस्टिंग, वेलेजली, बेंटिक, ये सब मेन गवर्नर जनरल। ये एक मोटा खाका आपको दिखा दे रहे हैं ताकि आपको पता रहे कि इस टाइम पीरियड पे ये गवर्नर जनरल आए हैं। अब इस टाइम पीरियड में कौन है, मेटकाफ है, एलनबरो है, डलहौजी है, कैनिंग है। इसके बाद फर्स्ट वायसराय बन जाते हैं लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद इस बीच में ज़्यादा आपके गवर्नर जनरल हैं, क्योंकि इसका टाइम पीरियड भी देखिए ज़्यादा है, लगभग 100 साल का है। तो इस बीच में ज़्यादा आपके गवर्नर जनरल या वायसराय इस टाइम की पोस्ट को क्या कहते हैं, वायसराय कहते हैं। तो इतने सारे ये वायसराय हैं इसके बीच में। डफरिन है, इसमें लिटन है, रिपन है, ये सब 1858 के बाद हैं। तो आप मोटा एक दिमाग में बैठा लीजिए कि इस टाइम पीरियड में 1858 से 1947, मान लीजिए ऑप्शन में दे दिया आपको, मोटा पता है ये 1858 से 1947 के बीच में थे। मान लीजिए आपको एग्जाम में दे दिया 1835 दे दिया, तो अगर आपको पता रहेगा तो आप इजिली उसको टैकल कर लेंगे। अब आइए स्टार्ट करते हैं किसके टाइम पे कौन सा काम हुआ। लॉर्ड क्लाइव पहले कौन थे, गवर्नर ऑफ बंगाल क्लाइव थे। तो इनके समय में ये द्वैध शासन लगाया गया बंगाल में, द्वैध शासन। तो ये इनके समय बंगाल में द्वैध शासन लगाया गया। अब डिटेल में नहीं जाएंगे कि द्वैध शासन क्या होता था, ये कब लगाया गया, 12 इलाहाबाद की जो संधि हुई थी उसमें ये बंगाल में द्वैध शासन लगाया गया था। तो ये कब से कब तक रहा, ये 1765 से लेके 1772 तक ये द्वैध शासन रहा। इसके बाद द्वैध शासन के दौरान बंगाल के दीवान कौन बनाए गए, रजा खान, और बिहार के दीवान कौन बनाए गए, सीताब राय। इसको हम ऐसे याद करते थे, जैसे बिहार में क्या होता है, ये लास्ट में आर आता है, आर के बाद यस आता है, आर के बाद यस आता है, तो ये इसको सीताब राय, जैसे क्या हो जाएगा, सीताब राय। तो ऐसे याद कर लीजिए आप, बिहार में लास्ट में आर आता है तो आर के बाद यस आता है, तो बिहार के कौन हो जाएंगे, सीताब राय। एक याद कर लीजिए, दूसरा अपने आप से याद हो जाएगा। तो बिहार के कौन है दीवान, बिहार के दीवान कौन है, सीताब राय, और बंगाल के दीवान कौन है, रजा खान। ये आपका स्टेटमेंट में पूछ लेता है। अब सेकंड वारेन हेस्टिंग का टाइम पीरियड क्या है, 1774 से लेके 1785 तक। इनके समय में क्या हुआ, 1784 में बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके टाइम पे हुई, किसके द्वारा हुई और कब हुई। तो 1784 में हुई एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, और वारेन हेस्टिंग के टाइम, और किसके द्वारा, विलियम जोन्स के द्वारा। ये क्या हुआ, एशियाटिक सोसाइटी मतलब जी आपके जो भी लिटरेचर थे उसको ट्रांसलेट करने के लिए बनाया गया था एशियाटिक सोसाइटी। और क्या किया, ये रिंग फेंस या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति लाए, इसको आप क्या कहते हैं, घेरे की नीति भी कहते हैं। और क्या हुआ, बंगाल में द्वैध शासन समाप्त हो गया। इन्हीं के टाइम पे देखिए कब समाप्त हो रहा है, 1765 से 72 तक चला, 72 में समाप्त हो गया। तो बंगाल में द्वैध शासन समाप्त हो गया।
1772 में। अब इन पर महाभियोग लाया गया था। तो ये पूछता है कि किस पर, कौन से एक गवर्नर जनरल थे जिन पर महाभियोग चला था, तो कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे। इनके समय में और क्या हुआ? 1774 में कोलकाता में एक हाई कोर्ट की स्थापना हुई। तो सबसे पहले हाई कोर्ट की स्थापना कहाँ हुई थी? कोलकाता में। कब हुआ था? 1774 में। ये पूछता है किस एक्ट, किस रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा ये आपका हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। तो इस एक्ट के द्वारा इस हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1774 में। अब इनके टाइम पे और क्या हुआ? इनके टाइम पे और फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। इसका टाइम पीरियड क्या? 1775 से लेकर 1782 तक। फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध किसके टाइम पे हुआ? वारेन हेस्टिंग के टाइम पे। और इस पे 1782 में सालबाई की संधि हो गई। फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध के बाद क्या हुआ? 1782 में आपका सालबाई का संधि हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इन्हीं के टाइम पे क्या हुआ? सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। इन्हीं के टाइम पे आपका हुआ सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध। सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध किसके टाइम पे? वारेन हेस्टिंग। ये 2-3 बार आप लोग इसको बोलेंगे और अपना नोट्स बना लेंगे साथ साथ में, तो ये चीजें आपको याद हो जाएंगी। और इसमें कौन सी संधि हुई थी? मंगलौर की संधि। मंगलौर की संधि हुई थी। कब हुई थी? 1780 से 1784 तक ये चला था आपका आंग्ल मैसूर युद्ध। 1780 से 1784 तक। इसमें कौन सी संधि हुई थी? मंगलौर की संधि हो गई थी। अच्छा, ये जो आंग्ल मैसूर के युद्ध है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसमें संधियों को याद करने का एक ट्रिक है, MMS। तो मद्रास, मंगलौर और श्रीरंगपट्टनम, ये मद्रास की संधि है फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध में। ये मद्रास की संधि है और ये मंगलौर की संधि है, मंगलौर की संधि है। और ये तीसरा श्रीरंगपट्टनम की संधि है, श्रीरंगपट्टनम की संधि है। तो आंग्ल मैसूर युद्ध का ये जो संधि हुई थी तीनों में, प्रथम, द्वितीय और तृतीय में, तो इसको याद करने का ये ट्रिक है, MMS, मद्रास, मंगलौर और श्रीरंगपट्टनम। तो फर्स्ट में मद्रास की संधि हुई थी, सेकंड में मंगलौर की और थर्ड में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। तो ये आपके हो गए वारेन हेस्टिंग जी। इनके समय में और क्या हुआ? प्रांतों में द्वैत शासन। ये आपका दूसरा एक फैक्ट है, प्रांतों में द्वैत शासन। ये इसके जनक कौन है? लियोनस कर्टिस हैं। प्रांतों में द्वैत शासन के जनक हैं लियोनस कर्टिस। ये बीच में एक फैक्ट लिख दिया गया है, इसका इससे रिलेशन नहीं है वारेन हेस्टिंग से। तो प्रांतों में द्वैत शासन कब लगाया गया था? 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है उसके द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन लगाया गया था। और 1935 के अधिनियम द्वारा ये समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन लगाया गया था। तो 1935 के अधिनियम द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया था और केंद्र में द्वैत शासन लगाया गया। इसके बाद कौन आते हैं? आपके कानवाली जी। इनका टाइम पीरियड 1786 से लेकर 1793। 1805 में एक बार फिर से आए थे। तो इनका सबसे इंपॉर्टेंट क्या काम है? अस्थायी बंदोबस्त। तो अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने स्टार्ट की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त कब स्टार्ट किया था? 1793 में अस्थायी बंदोबस्त। इसमें क्या था? मान ली 10/11 भाग जमींदार स्वयं रख लेता था, 1/11 भाग ये कंपनी को दिया जाता था। जो भी राजस्व वसूला जाता था स्थायी बंदोबस्त में, ये 10/11 भाग, बहुत ज्यादा, मतलब 11 भाग में 10/11 भाग जमींदार स्वयं अपने पास रखता था। बहुत छोटा सा भाग उसको कंपनी को देता था अस्थायी बंदोबस्त में। तो ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये कहाँ चालू किया गया? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और मद्रास के क्षेत्र में ये चालू किया गया। और इसमें ये 19% भाग पर, जितना भी अंग्रेजों के अधीन राज्य था उसके 19% भाग पर ये अस्थायी बंदोबस्त चालू थे। तो ये सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। कब लाया गया? 1793 किसके समय में? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। ये किन किन एरिया में लाया गया? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, मद्रास, इन सब एरिया में लाया गया और 19% भाग पर ये लगाया गया। इनके समय में और क्या हुआ? थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध। ये कब हुआ? 1790 से 92 तक। 92 में क्या हो जाएगा? जैसे ये 92 में समाप्त हुआ और ऊपर बताए हैं कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी संधि थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि थी। तो ये 1792 में आपका श्रीरंगपट्टनम की संधि हो गई। इसके बाद जानसोर के समय में 1793 से 98 इनका टाइम पीरियड है। इनके समय में ये अहस्तक्षेप की नीति अपनाए। तो सीधा यही बस पूछता है एग्जाम में कि अहस्तक्षेप की नीति किसके द्वारा शुरू किया गया? जानसोर के समय। जानसोर इसका आंसर होगा ये। और इनके समय में क्या हुआ? ये रैयतवाड़ी व्यवस्था है। ये रीड किसके द्वारा लाई गई? कैप्टन रीड और मुनरो द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था। ये 51%। सबसे ज्यादा भूमि पर कौन सी व्यवस्था थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था। ये कहाँ स्टार्ट हुई थी? मद्रास, बम्बई में। सर्वप्रथम कहाँ स्टार्ट हुई थी? मद्रास, बम्बई। और ये भी पूछ लेता है महलवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा स्टार्ट की गई? मैकेंजी के द्वारा। तो ये इस चैप्टर से बाहर का है, लेकिन ये इनके टाइम पे आया था, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये रैयतवाड़ी और ये सब किसके टाइम पे आया था? इस समय पे आया था। वेलीजली। अब आइए वेलीजली, इनका टाइम पीरियड क्या है? 1798 से 1805। इनके द्वारा सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या किया गया? सहायक संधि। ये सहायक संधि का ये जो ट्रिक है किन किन राज्यों में लाया गया, इसका एक ट्रिक है, ये बाद में हम याद करवा देंगे।
सबसे पहले कहाँ लाया गया शासन, तो ये वाला पूछता है कि सबसे पहले कहाँ लाया गया है। हैदराबाद में कब लाया गया, 1798। उसके बाद मैसूर, तंजौर, अवध, इन सब में सहायक संघ इसके द्वारा लाया गया, वेलिजली के द्वारा। ये एक छोटा सा ट्रिक है, हम तय अवध के पेशवा बनम, हम तय अवध के पेशवा बनम। तो इससे ये हो गया है, ऐसे हैदराबाद, में से मैसूर, तैसे तंजौर, अवध, ये तो अवध ही है। ये एक क्वेश्चन पूछता है, किसने मराठों में किसने सहायक संघ स्वीकार नहीं की। ये होलकर कौन थे, मराठे थे। तो मराठों में किसने सहायक संघ, होलकरों ने सहायक संघ स्वीकार नहीं की। इंदौर के होलकरों ने सहायक संघ स्वीकार नहीं की। तो पूछता है मराठों में किसने सहायक संघ स्वीकार नहीं की, तो इंदौर के होलकरों ने। ये चीजें आपको याद रखनी है। इनके समय पे और क्या हुआ, 1799 फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। ये फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। आंग्ल मैसूर कितने हुए थे, 4 युद्ध हुए थे। 2 हुए थे आपके हैदर अली के टाइम पे, और 2 हुए थे टीपू के समय पे। तो सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई, उसके सेकंड से ही ये कौन कमान संभाल लिया, टीपू। उनके बेटे टीपू ने कमान संभाल लिया। तो 2 हुआ था हैदर अली के टाइम पे, और 2 हुआ था टीपू के टाइम पे। तो फोर्थ आंग्ल मैसूर 1799 ये वेलेजली के टाइम पे हुआ, इसमें टीपू की मृत्यु हो गई थी। अब 1800 में क्या हुआ, फोर्ट विलियम की स्थापना। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई, 1800 में। तो ये डेट आपको याद रखनी है, ये ईयर याद रखना। फोर्ट विलियम की स्थापना कब हुई, 1800 में। इसको कहा जाता है, बंगाल का शेर कहा जाता था लॉर्ड वेलेजली को। इसके बाद आ जाएंगे आपके लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग के समय में 1813 से 1823। तो संगोला के संधि, संगोली या संगोला का संधि 1847 में हुआ था। ये आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था उसके लिए, ये जो आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था उसके लिए हुआ था ये संगोला की संधि। लॉर्ड हेस्टिंग ने और क्या, ये पूछता है, ये बहुत पूछता है, पिंडारियों का दमन किसने किया, लॉर्ड हेस्टिंग ने किया। और क्या हुआ इसके समय, 1822 में टेनेसी एक्ट लाया गया, काश्तकारी अधिनियम। टेनेसी एक्ट ला के काश्तकारी अधिनियम बना गया। ये कब हुआ, 1822 में। तो पिंडारियों का दमन, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट क्या है, पिंडारियों का दमन और संगोला संधि कब हुई, संगोला संधि 1816 में, आंग्ल और कंपनी और नेपाल के बीच, या इसे आंग्ल नेपाल के बीच भी बोलते हैं। और इनके समय में क्या हुआ, थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध। थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध, थर्ड आंग्ल मराठा कब हुआ, 1817 से लेकर 1818। इसके बाद पेशवा का पद ही समाप्त कर दिया गया। थर्ड आंग्ल मराठा जो युद्ध था, इसके बाद पेशवा का पद, इसमें हार गए मराठा, इसके बाद पेशवा का पद ही समाप्त कर दिया गया। बेंटिक के समय में कौन कौन से काम हुआ, बेंटिक का टाइम पीरियड 1828 से लेकर 1835 है। इसके टाइम पीरियड में सती प्रथा का अंत। देखिए ये बेंटिक के समय का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके समय में 2-3 इंपॉर्टेंट काम हो रहे हैं। कौन कौन से, इस समय में सती प्रथा का अंत हो गया। सती प्रथा का अंत कब हुआ, ये डेट भी याद रखनी है, 1829 में। किसके प्रयासों से, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा का अंत हुआ, ये बेंटिक के समय में। और ठगी प्रथा का भी अंत हुआ, ये स्लीमैन के द्वारा, स्लीमैन के द्वारा 1830 में। स्लीमैन की ये याद रखना, 1830 में स्लीमैन के द्वारा। मैकाले नीति 1835 की आई। मैकाले नीति अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम, ये शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाने के लिए ये मैकाले नीति आई थी 1835 में। किसके समय में आई थी, बेंटिक के समय में। अब चार्ल्स मेटकाफ है ये। चार्ल्स मेटकाफ को क्या कहा जाता है, चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। बस यही एक फैक्ट याद रखना आपको मेटकाफ के बारे में। इसको कहा जाता है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, क्योंकि ये प्रेस के लिए बहुत काम किया था। अब एलन बैरो के समय में क्या हुआ था, दास प्रथा का अंत हुआ था। जो मेन है आपके प्रीवियस ईयर में पूछे हैं, ये सब फैक्ट आपके घटना चक्र और लूसेंट से मिला के लिए गए हैं। तो इसमें घटना चक्र भी कवर हो जा रहा है, तो आपको अलग से इस चैप्टर में घटना चक्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो एलन बैरो के समय में क्या हुआ था, दास प्रथा का अंत हुआ था। कब हुआ था, 1843 के एक्ट द्वारा। 1843 के एक्ट द्वारा दास प्रथा का अंत कर दिया गया। या समय पूछ ले कब हुआ था दास प्रथा का अंत, तो 1843 में, इसके द्वारा एलन बैरो के टाइम पे हुआ था। अब आ गए लॉर्ड हार्डिंग, इनके समय पे कोई विशेष काम नहीं हुआ था। इसके बाद आ गए डलहौजी का टाइम पीरियड क्या है, 1848 से लेकर 1856 तक का। अब इनाम आयोग किस लिए आया था, इनके समय पे भूमि कर रहित जागीरों को छीनना। जो लोग मतलब जो जिन जागीर या जमीन से भूमि कर नहीं मिलती थी, उस जागीर को छीन लेना, ये था इनाम आयोग। इनाम आयोग का क्या उद्देश्य था, जो जिन भी जमीन से भूमि कर प्राप्त नहीं हो रही है, जिस भी जमीन से भूमि कर प्राप्त नहीं हो रही है, टैक्स या रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, ऐसे जागीरों को छीन लेना, मतलब सरकार के कब्जे में ले लेना ऐसे जमीन को। सबसे इंपॉर्टेंट काम इनके समय का ये व्यक्तिगत सिद्धांत था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये किसके समय पे, लॉर्ड डलहौजी के समय पे। इसका टाइम पीरियड क्या है, 1848 से लेकर 1856 तक। तो इसने क्या किया, ये सब आपका पूछता है कि फर्स्ट इसने किसको हड़पा, या इसको हड़प नीति भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हड़प नीति। व्यक्तिगत सिद्धांत या इसी को हड़प नीति भी बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये सतारा को सबसे पहले, उसके बाद जैतपुर संबलपुर को 1849 में, झांसी को 1853 में, और 1856 में अवध को, 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगा के हड़प लिया था।
इस समय यहाँ के अवध को जब हड़पा था 1856 में, इस समय यहाँ के नवाब थे वाजिद अली शाह, और अवध का संस्थापक किसको कहा जाता है? सादत खां को। सादत खां को क्या कहा जाता है? अवध का संस्थापक। और इस समय जिस समय हड़पा था, इस समय नवाब थे वाजिद अली शाह। तो ये सब याद रखना है कि सबसे पहले किसको हड़पा था? सतारा को 1848 में, फिर जैदपुर संभल को 1849 में। सब हम नहीं लिखे हैं, उसके लिए आप उसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। ये जैसे देवगत नीत हो गई, और उसका ऊपर था, ऊपर इनके ये वेलेजली की सहायक सन, इन दोनों के लिए अलग से एक ट्रिक वाला वीडियो बना देंगे, तो उसमें इजिली आपको याद हो जाएगा, हड़प नीति और देवगत सिद्धांत वाला। और क्या काम हुआ इसके टाइम पे? डलहौजी के समय पे 1854 में क्या है? वुड डिस्पैच आया, शिक्षा संबंधी सुधार था। ये क्या? शिक्षा संबंधी सुधार के लिए वुड डिस्पैच आया। कब आया? 1854 में। इसको क्या कहा जाता है? रेलवे का जनक, क्योंकि 1853 में रेलवे स्टार्ट हुआ इंडिया में। अब सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की इसमें, सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की इसने, ये आपके लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी समय में देखिए इनाम आयोग आया। इनाम आयोग का क्या काम था? भूमि कर रही जागीरों को छीनना, जो जिस जमीन से राजस्व प्राप्त नहीं हो रहे हैं उसको छीन लेना। इसके बाद क्या है? व्यक्तिगत सिद्धांत इसी के समय पे आया, या इसको हड़प नीति भी बोलते हैं। तो सबसे पहले किसको हड़पा? सतारा को। झांसी को कब हड़पा? 1853 में। अवध को कब हड़पा? 1856 में। 1854 में इसके समय वुड डिस्पैच आया शिक्षा संबंधी सुधार के लिए। इसको रेलवे का जनक भी कहा जाता है, और इसने क्या कराया? सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना कराई। तो ये भी जो भी है आपको शॉर्टकट में बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट मिल जा रहे हैं इसमें। कैनिंग के समय पे क्या हुआ? कैनिंग के समय पे 1857 की घटना देखिए। 1857 की घटना किसके समय पे हुई? कैनिंग के समय। अभी आरओ के एग्जाम में पूछा था कि कांग्रेस की स्थापना किसके समय पे हुई, तो उस समय कौन था? डफरिन था। और 1856 में और क्या आया? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ। और फर्स्ट विवाह ये जो हुआ 7 दिसंबर 1857 को, 56 को ईश्वरचंद्र विद्यासागर की देखरेख में 7 दिसंबर 1856 को फर्स्ट विवाह हुआ इस कानून के द्वारा। ये जो कानून लाया गया 1856 में, इस कानून के द्वारा फर्स्ट विवाह आपका हुआ 7 दिसंबर 1856 में ईश्वरचंद्र विद्यासागर की देखरेख में। और क्या हुआ? इसके महालेखा परीक्षक पद का सृजन हुआ। महालेखा परीक्षक आजकल जिसको हम आधुनिक टाइम पे कैग के नाम से जाना जाता है, तो महालेखा परीक्षक पद का सृजन ये उसी टाइम पे हो गया था, 1856 से 62 के बीच में। व्यक्तिगत सिद्धांत समाप्त कर दिया इसने क्या किया? व्यक्तिगत सिद्धांत समाप्त कर दिया। तो डलहौजी के टाइम पीरियड आया था हड़प नीति, उसको समाप्त कर दिया इसने कैनिंग ने, क्योंकि ये इनके बाद कौन है? डलहौजी के बाद कैनिंग ही है। और इसमें क्या याद रखना? 1857 के समय पे कौन सा गवर्नर जनरल था? ये कैनिंग था। तो 1857 की क्रांति हुई थी, तो उस समय गवर्नर जनरल कैनिंग था। ब्रिटिश पीएम पामस्टन थे। अब ये दोनों छोटा छोटा देखिए, लॉर्ड लॉरेंस, ये है लॉर्ड लॉरेंस। इनके समय पे क्या हुआ? शानदार निष्क्रियता या चतुराई पूर्ण निष्क्रियता। ये किसके समय पे हुई? लॉर्ड लॉरेंस के समय पे। ये वाला यही डायरेक्ट पूछता है कि ये किसके द्वारा लाया गया, या किसके द्वारा ये नीति किसकी थी? शानदार निष्क्रियता या चतुराई पूर्ण निष्क्रियता वाली नीति किसकी थी? ये लॉर्ड लॉरेंस की थी। नाथकुट इनके समय में क्या हुआ? बंगाल में भारी अकाल पड़ा। नाथकुट के समय 1872 से लेकर 1876 का टाइम पीरियड है। इस समय बंगाल में भारी अकाल पड़ा, लोग भुखमरी से मर गए, बहुत लोग भुखमरी से मर गए थे। अब लिटन के टाइम पे क्या हुआ? लिटन के टाइम पीरियड क्या है? 1876 से लेकर 1880 तक। इसके समय अकाल पड़ा। स्ट्रैची आयोग, अकाल के लिए स्ट्रैची आयोग बना। तो पूछता है स्ट्रैची आयोग किससे रिलेटेड था? तो स्ट्रैची आयोग आपका अकाल से रिलेटेड था। कब आया था? 1818 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, इस कब आया? 1878। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया इसके समय में 1878 में। पायनियर अखबार ने इसका समर्थन किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का पायनियर अखबार ने समर्थन किया था। भारतीय शस्त्र अधिनियम आया इसी समय। ये सब भी फैक्ट पूछता है एग्जाम में। भारतीय शस्त्र अधिनियम कब आया? 1878 में। किसके समय में? लिटन के टाइम पे। और सिविल सर्विसेज में एज बढ़ा के कितनी हुई? 21 से घटा के एज क्या कर दी गई? 21 से घटा के आपका 19 साल कर दिया गया। तो एज घटाया गया लिटन के समय पे, जो सिविल सर्विसेज में एज को 21 साल से घटा के 19 साल कर दिया गया। तो इसके समय में मेनली क्या क्या काम हुआ? स्ट्रैची आयोग आया, अकाल जो पड़ा था उसके संदर्भ में स्ट्रैची आयोग आया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया इसके समय में। इसकी समाप्ति किसके टाइम पे हुई थी? रिपन के टाइम पे। लिटन लाया था और रिपन के टाइम पे समाप्त कर दी गई। भारतीय शस्त्र अधिनियम आया और सिविल सर्विसेज में एज 21 से घटा के 17 ईयर कर दी गई। 19 ईयर कर दी गई। रिपन के टाइम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भारतवासियों का इसको सपोर्टर माना जाता है रिपन को। इसको लिबरल टाइप का ये बहुत गवर्नमेंट जनरल था, काफ़ी लिबरल था, मतलब इसको अच्छा कह सकते हैं।
वर्नाकुलर पेस एक्ट जो ऊपर लाया गया था, इसको समाप्त कर दिया गया। सिविल सर्विसेज में एज फिर से 19 से बढ़ा करके कितनी कर दी गई, 21 कर दी गई, उसमें घटा दिया गया था, इसने बढ़ा दिया। सबसे इंपॉर्टेंट इसका ये है, स्थानीय स्वशासन पूछता है, स्थानीय स्वशासन किसके टाइम पे लाया गया, ये रिपन के टाइम पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके टाइम पीरियड का। इसने नियमित जनगणना की स्टार्ट की 1881 से, नियमित जनगणना की स्टार्ट 1881 से नियमित जनगणना स्टार्ट की। हंटर कमीशन आया, शिक्षा के लिए हंटर कमीशन आया इसके टाइम पे, और 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम आया। तो इसके समय पे सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या हुआ, वर्नाकुलर, सबसे इंपॉर्टेंट काम तो ये है आपका स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन ये रिपन के टाइम पे, और वर्नाकुलर पेस एक्ट समाप्त कर दिया गया। ये दो काम इसके समय पे, और ये भी पूछता है कि ये नियमित जनगणना किसके समय से स्टार्ट हुई, रिपन के टाइम से 1881 से। दूसरा कारखाना नियम आया था 1891 में लैंसडाउन के टाइम पीरियड पे, इसके टाइम पीरियड पे, लैंसडाउन के टाइम पीरियड पे। और इसी टाइम पे भारत और अफगानिस्तान के मध्य डूरंड रेखा खींचा, डूरंड रेखा खींचा, ये भारत और अफगानिस्तान के बीच इसी टाइम पीरियड में। डफरिन के समय क्या हुआ, कांग्रेस की स्थापना, यही आरओ की एग्जाम में इस साल पूछा था, डफरिन के समय क्या हुआ था, कांग्रेस की स्थापना। अब कर्जन के समय पे 1899 से 1905, कर्जन ने क्या किया था, बंगाल का विभाजन किया था, इसके समय पे और क्या हुआ, इसके समय पे स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत है, जैसे ही बंगाल का विभाजन की घोषणा की इसने, उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो गई। तो इसने क्या क्या किया था, इसने बहुत सारे काम किए थे इसके टाइम पीरियड, बहुत सारे काम होते। भारतीय टंकण एवं पत्र मुद्रा अधिनियम आया, टंकण मतलब भारतीय टंकण एवं पत्र मुद्रा अधिनियम, जैसे ये सिक्के विक्के। सिंचाई आयोग की स्थापना हुई, रेलवे आयोग की स्थापना हुई, पुलिस आयोग की स्थापना हुई, अकाल आयोग की स्थापना हुई। तो ये पुलिस आयोग, जो भी लोग पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं, जैसे एसआई का एग्जाम हो गया या पुलिस का एग्जाम हो गया, तो इसमें ये डेटा याद रखना जरूरी है कि ये पुलिस आयोग की स्थापना किसके टाइम पे हुआ, कर्जन के टाइम पे हुआ था। और इसमें क्या हुआ, विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ कब, 1904 में, 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। और भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई, गुप्तचर विभाग की स्थापना हुई। देखिए इसके टाइम पे सब विभाग, मैक्सिमम विभाग की स्थापना हो जा रही है कर्जन के टाइम में। सिंचाई विभाग बना, रेलवे विभाग बना, पुलिस आयोग बना, अकाल आयोग बना। ये प्रथम ये विश्वविद्यालय अधिनियम लाया गया 1904 में, 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लाया गया। पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई कर्जन के टाइम पे, गुप्तचर विभाग की स्थापना हुई। विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण हुआ कोलकाता में, और बंगाल का विभाजन, लास्ट में बंगाल का विभाजन हो गया 16 अक्टूबर 1905 को। तो इसका टाइम पीरियड क्या था, 1899 से लेकर 1905। इसके बाद लॉर्ड हार्डिंग, इनका टाइम पीरियड 1910 से लेकर 1916 तक। ये क्या हुआ, 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका, किसने बम फेंका, भाई बाल मुकुंद ने। 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका भाई बाल मुकुंद ने, और इसकी वजह से इनको फांसी हो गई। इनके टाइम पीरियड पे और क्या हुआ, बीएचयू की स्थापना हुई 1916 में। बीएचयू की स्थापना कब हुई, 1916 में। चेम्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड के समय में क्या हुआ, चेम्सफोर्ड का एक्ट कब आया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 में, 1919 में आया था। तो इनके समय पे सैडलर आयोग की शिक्षा के लिए सैडलर आयोग बनाया गया 1917 में। सैडलर आयोग किसके लिए था, शिक्षा से संबंधित था। लॉर्ड रीडिंग के समय कब हुआ, मोपला विद्रोह हुआ। मोपला विद्रोह कब हुआ था, 1921 में। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, कहाँ हुआ था, केरल में 1921 में मोपला विद्रोह हुआ, ये लॉर्ड रीडिंग के टाइम पीरियड में। 1922 में क्या हुआ, इलाहाबाद में सिविल सर्विसेज परीक्षा की शुरुआत। तो ये इंपॉर्टेंट है, सिविल सर्विसेज से रिलेटेड है। तो लॉर्ड रीडिंग के समय पे ये सिविल सर्विसेज की परीक्षा कहाँ होने लगी, इलाहाबाद में होने लगी। और इन्हीं के टाइम पे 1923 में क्या हुआ, स्वराज पार्टी का गठन हुआ। स्वराज पार्टी में कौन दो मेन थे, तो मेन एक मोतीलाल नेहरू थे और सी आर दास थे, दो मेन व्यक्ति। अब इरविन के टाइम पे क्या हुआ, इरविन के टाइम पे क्या टाइम पीरियड है, 1926 से लेकर 1931 तक। तो साइमन कमीशन कब आया, 1900 बना 1927 में, और आया कब, 1928 में। 1929 में सेंट्रल असेंबली हॉल पर बम फेंका, किसने फेंका, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। किसने, दो लोगों ने, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली हॉल पर बम फेंका था। इसी के लिए इन लोगों को क्या हो गई थी, फांसी की, 1931 में फांसी दे दी गई थी, इसी की वजह से इन लोगों को। 1929 में लाहौर, 1929 का लाहौर अधिवेशन यही इरविन के टाइम पर, जिसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। पूर्ण स्वराज की घोषणा किसके द्वारा, नेहरू के द्वारा की गई थी, ये लाहौर अधिवेशन के दौरान। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू। 12 नवंबर 1930 प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, इनके टाइम पे प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ लॉर्ड इरविन के टाइम पे, 12 नवंबर 1930 को। और 4 मार्च 1931 को क्या हुआ, गांधी इरविन पैक्ट हुआ, जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन
समाप्त कर दिया गया या स्थगित कर दिया गया। तो 4 मार्च 1931 को क्या हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, जिसमें क्या हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित या समाप्त कर दिया गया। इसके बाद ये 1931 से 36 का टाइम पीरियड किसका, वेलिंगटन का। इस समय पे क्या हुआ, ये सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुई। कब हुई थी ये, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुई, मतलब कि जैसे दलित वर्गों के लिए अलग से मतदान या निर्वाचन किया जाएगा, उसमें वो ही चुनाव लड़ेंगे और वो ही वोटिंग में भाग लेंगे केवल, उसमें किसी और कम्युनिटी के लोग नहीं रहेंगे, उसमें केवल दलित रहेंगे। तो इसके बाद इससे गांधी जी को बहुत दुख हुआ, बहुत आहत हुआ, तो इन्होंने भूख हड़ताल स्टार्ट कर दी। गांधी जी ने क्या किया, भूख हड़ताल स्टार्ट की। उसके बाद भूख हड़ताल स्टार्ट किया, तब गांधी जी और अम्बेडकर में क्या हुआ, पूना पैक्ट हुआ गांधी और अम्बेडकर के बीच में। तो ये इसकी कहानी है। पूना पैक्ट में क्या हुआ था, सीटों की संख्या बढ़ा दी गई थी, दलितों के लिए सीटों की संख्या 71 से बढ़ा के 148 कर दी गई थी। तो इनके समय में क्या हुआ, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ और सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुई। 24 सितंबर 1932 को कब हुआ पूना पैक्ट, 24 सितंबर 1932 को। और भारत शासन अधिनियम 1935 लाया गया, क्योंकि इनका टाइम पीरियड क्या है, 1931 से 36 से लेकर। तो भारत शासन अधिनियम लाया गया 1935 में। इसके बाद इसका टाइम पीरियड आता है लिन-लिथगो का, 1936 से लेके 1943 तक का पीरियड। तो इसी के समय अब देखो 1943 में ये है, 1943 तक का। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन किसके टाइम पे हुआ होगा, लिन-लिथगो के टाइम पे। तो ये पूछ सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था, लिन-लिथगो था। इसके समय पे और क्या काम हुआ, कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया। कब दिया, 22 दिसंबर 1939 को। और इस डेट को मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया, क्योंकि कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया, इसीलिए इसको मुस्लिम लीग द्वारा सेलिब्रेट किया गया, मुक्ति दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया। और 1 मई 1939 को क्या हुआ, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई। 1900 ये त्रिपुरी वाले ये जो अधिवेशन था, इसमें पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया था बोस ने। तो पट्टाभी सीता, इससे गांधी जी को बहुत दुख पहुंचा, इसलिए गांधी जी के सम्मान में इन्होंने अध्यक्षता छोड़ दी और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। और ये फॉरवर्ड ब्लॉक कांग्रेस के अंडर में ही था, कांग्रेस से अलग नहीं था, ये अंडर कांग्रेस ही इसकी स्थापना किए थे, ये कांग्रेस के अंडर में ही था फॉरवर्ड ब्लॉक। और 1940 में क्या हुआ, लाहौर अधिवेशन हुआ। लाहौर अधिवेशन जिसमें क्या हुआ, पाकिस्तान की मांग की गई, इसमें प्रथम बार पाकिस्तान देश बनाने की मांग की गई। अब इसका क्या है, प्रस्ताव किसने रखा, हयात खान ने रखा, प्रस्तुत किया फजलुल हक ने, और समर्थन दिया खली कुवमजा ने इसका समर्थन किया। तो ये था 1940 का लाहौर अधिवेशन, जिसमें पाकिस्तान की मांग की गई थी। अब इसके बाद क्या है, 8 अगस्त 1940 को क्या हुआ, अगस्त प्रस्ताव आया। अगस्त प्रस्ताव कब आया, 8 अगस्त 1940 को। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो गया था। तो ये सब काम किसके टाइम पे हुआ था, लिन-लिथगो के टाइम पे। अब 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव भी इन्हीं के टाइम पे आया था। क्रिप्स मिशन कब आया था, 1942 को। और ये सब फेल हो गए थे, क्योंकि मुस्लिम लीग और कांग्रेस द्वारा, दोनों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। इसी को क्रिप्स प्रस्ताव को ही गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। इसी को पोस्ट डेटेड चेक किसको कहा था, क्रिप्स प्रस्ताव को ही कहा गांधी जी ने। और इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद वेवेल का टाइम पीरियड आया, वेवेल का टाइम पीरियड आ गया। वेवेल का टाइम पीरियड 1943 से लेकर 1946 तक का। 25 जून 1945 को क्या हुआ, शिमला सम्मेलन हुआ। शिमला सम्मेलन में गांधी जी भाग नहीं लिए, उपस्थित थे वहाँ पे लेकिन भाग नहीं लिए। कांग्रेस का प्रतिनिधि कौन था इसमें, अबुल कलाम आज़ाद थे। इसमें कांग्रेस की ओर से मेन किसने भाग लिया था, अबुल कलाम आज़ाद ने। गांधी जी वहाँ उपस्थित थे लेकिन भाग नहीं लिए थे शिमला सम्मेलन। 16 अगस्त का ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 16 अगस्त 1946। इसको क्या कहा जाए, सीधी कार्यवाही दिवस। मुस्लिम लीग द्वारा इसमें बहुत मारकाट हुआ, इसमें बहुत हताहत हुई, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों की जान गई। मुस्लिम लीग द्वारा ये किया गया था, सीधी कार्यवाही दिवस। अब देखिए आप कुछ नेक्स्ट मिसलेनियस वाले टॉपिक है जो ऊपर नहीं बताए हैं। तो जैसे चतुराईपूर्ण निष्क्रियता सिद्धांत किसके द्वारा लाया गया, जॉन लॉरेंस के द्वारा। संगौली संधि किसकी, ये कब हुई, 1816 में आंग्ल नेपाल युद्ध के बाद ये हुआ संगौली संधि 1816 में। किसके टाइम पीरियड पे, लॉर्ड हेस्टिंग के ऊपर। अभी आप हम लोग ये पढ़े भी हैं, ये आपका जल्दी से रिवीजन हो जा रहा है, जो इंपॉर्टेंट वाले हैं जल्दी से रिवीजन हो जा रहा है। बेंटिंग ने कुशासन के आधार पर ले लिया अवध और मैसूर को। अवध को कब लिया था, 1856 में। नहीं, ये बेंटिक वाला है, ये वो वाला नहीं है, डलहौजी वाला नहीं है।
ये बेंटिक वाला शासन के आधार पर राज्य ले लिया अवध और मैसूर को बेंटिक ने। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1790 से 92। इस समय कौन सी संधि हुई थी? श्रीरंगपट्टनम। इस समय कौन था गवर्नर जनरल? कॉर्नवालिस था। कॉर्नवालिस था 1790 से 92 के बीच। डलहौजी द्वारा अवध का विलय कब हुआ? 1856 में। कुशासन के आधार पर बघात विलय कब किया? 1850 में। डलहौजी द्वारा सतारा का 1848 में, जयपुर और संबलपुर का 1849 में, झांसी का 1853 में, अवध का 1856 में। तो ये वही फैक्ट इसमें लिखे हैं जो एग्जाम में पूछा है, इसमें फालतू इधर उधर का फैक्ट नहीं लिखा गया। तो ये सब एग्जाम में पूछे गए इसलिए वही डेट लिखा गया है। सिंध विलय कब हुआ? एलनबरो के टाइम पे 1843 में सिंध का विलय हुआ। सिंध का इंडिया में विलय हुआ एलनबरो के टाइम पे। पहली रेल लाइन शुरू कब हुई? 1853 में, मुंबई से ठाणे के बीच में। बुधवा पुनर्विवाह कब लाया गया? 1856 में, कैनिंग के टाइम पे। कैनिंग के टाइम पे किसके प्रयासों से लाया गया? ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। ब्रिटिश भारतीय राज का अंतिम विस्तार डलहौजी के टाइम पे। ब्रिटिश भारतीय राज का अंतिम विस्तार कब हुआ? डलहौजी के समय। महारानी विक्टोरिया ने घोषणा पत्र पढ़ा। इस समय कौन था गवर्नर जनरल? कैनिंग का पढ़ा 1 नवंबर 1800। ये जब 1857 की क्रांति हुई उसके द्वारा जब कंपनी के शासन को समाप्त करके ब्रिटिश क्राउन का शासन लाया गया, उसके बाद महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र पढ़ा। मतलब इसमें क्या क्या घोषणा की महारानी विक्टोरिया ने। और ये इस समय गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था। और कब इन्होंने घोषणा किया? 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद से इन्होंने घोषणा की। इसमें राज हड़प नीति जो था ये इसका डलहौजी का, उसको समाप्त कर दिया गया। 1857 की क्रांति के फलस्वरूप भारत में यही क्राउन का शासन हो गया। और 1 जनवरी 1877 में दिल्ली दरबार में कैसरे हिंद की उपाधि दी गई। किसको? महारानी विक्टोरिया को। भारत का साम्राज्ञी नियुक्त किया गया कब इनको? ये 1877 में जो दिल्ली दरबार हुआ था। ये पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है काफी, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इनको भारत का साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? किसको? महारानी विक्टोरिया को। महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? तो 1877 में जो दिल्ली दरबार हुआ था उस दौरान इनको भारत का साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। ये 1858 में नहीं किया गया जब इन्होंने घोषणा पत्र पढ़ा था 1858, उस समय नहीं, ये 1877 के टाइम पे। और इनको कैसरे हिंद की उपाधि दी गई। किसको? महारानी विक्टोरिया को। उसके बाद और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? 1802 से 1806 में। और तृतीय हुआ था 1817 से 1818 के बीच में। ये किसके टाइम पे हुआ? वेलजली पेशवाई समाप्त हो गई। ये 1818 में थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध के टाइम पे पेशवा पद समाप्त हो गया। इस समय कौन गवर्नर जनरल था? लॉर्ड हेस्टिंग था। आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ? प्रथम हुआ 1839 से 42 और द्वितीय हुआ 1878 से 80। इस समय कौन था? ऑकलैंड था गवर्नर जनरल। इस समय कौन था? लिटन था। अंडमान में हत्या किसकी हुई? लॉर्ड मेयो की। अंडमान में पूछता किसकी हत्या की? कौन से गवर्नर जनरल? लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान निकोबार में हुई। कार्यकाल के दौरान ही इसकी हत्या हो गई थी अंडमान में, लॉर्ड मेयो की, 1869 से 72 के दौरान। अब इसके बाद अग्रगामी नीति कौन लाया? फॉरवर्ड पॉलिसी कौन प्रस्तुत किया? लिटन ने। लिटन ने अग्रगामी या फॉरवर्ड पॉलिसी प्रस्तुत किया। अब और कुछ डाटा है इसमें, जैसे सबसे दीर्घ काल तक वायसराय कौन रहा? करजन रहा। कब? 1899 से 1905 तक 7 ईयर। सबसे लंबे समय तक कौन रहा? करजन रहा। इल्बर्ट बिल किसके समय पे आया? 1883 में रिपन के टाइम पे इल्बर्ट बिल विवाद हुआ। इल्बर्ट बिल विवाद किसके टाइम पे हुआ? रिपन के समय 1883। जो उसमें थोड़ा बहुत डाटा छूट गए थे उधर, वो वाले इसमें आके ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जा रहा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना करजन के टाइम पे हुई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके टाइम पे हुई? करजन। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम भी इसी के टाइम पे लाया गया 1904 में। पृथक निर्वाचक मंडल मानले मिंटो सुधार के दौरान लाया गया 1909 में। पृथक निर्वाचक मंडल ये किसके लिए? मुस्लिमों के लिए। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल लाया गया मानले मिंटो सुधार के दौरान 1909 में। एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग। ये क्या था? यहूदी था। इसके समय पे कौन सी घटना हुई? चौरी चौरा घटना 1922 में हुई लॉर्ड रीडिंग के समय पे। इसका टाइम पीरियड क्या है? 1921 से 1926। राजधानी, अब राजधानी कब बनी? कलकत्ता से दिल्ली राजधानी लॉर्ड हार्डिंग के समय पे बनी थी। कब? 1900 कब बनी थी ये राजधानी? 1912 में। 1 अप्रैल 1912 को राजधानी दिल्ली बना दिया गया। 1911 के दिल्ली दरबार में घोषणा हुई कि राजधानी को कलकत्ता से चेंज करके दिल्ली बनाया जाएगा, या कलकत्ता से ट्रांसफर करके दिल्ली बनाया जाएगा। और 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली को राजधानी बना दिया गया। ये किसके टाइम पे बनाया गया? लॉर्ड रीडिंग के समय। क्योंकि इनका टाइम पीरियड क्या था? 1910 से 1916। राय बहादुर या खान बहादुर की उपाधि किसने दी? लिटन के समय दी, भारतीयों को दिया जाने लगा। राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि भारतीयों को दिया जाने लगा लिटन के टाइम पीरियड पे। तो ये आपका पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। जो भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं इसी में आपको मिल जाएंगे। ये आपके घटना चक्र और लूसेंट दोनों बुक का सार है। तो ये आप इजिली इसको आधे घंटे के
अंदर कवर कर सकते हैं। तो आप भी ऐसे शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, और इसी में से कुल मिला के इसी में से क्रोनोलॉजी भी पूछता है, और इसमें सारे काम कंप्लीट हो गए हैं कि किस गवर्नर जनरल के टाइम पे कौन सा काम हुआ था। थैंक यू।